प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास में शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। हुआ ये कि ताख़ीर से वो पॉइंट उनको लाया गया तो उस पर अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया और सिर्फ PMLN नहीं बल्कि उनसे इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी ने भी वॉकआउट किया। और फिर दिलचस्प मंजर वो देखने वाला था कि जब ये वापस आए एहतजाज को ख़त्म करके शाह कुरैशी साहब के मनाने पर, हुकूमत के मनाने पर, तो आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे दाखिल हुए और जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को आगे उन्होंने पहले आप आइए। तो एक बड़ा खूबसूरत पिक्टोरियल उसका जो है वो मैसेज मिला दोनों की यकजहती का। ये बस सियासत के ये मद्देनज़र हैं, यानी कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दुश्मन दोस्त, ये एक खेल है जो चलता रहता है। अब ये वही शहबाज शरीफ है ना जो हबीब जालब के शेर गुनगुनाते होते थे कि मैं नहीं मानता और पेट फाड़ने की सड़कों पे घसीटने की, और ये वही जरदारी साहब हैं जो मियां नवाज शरीफ पीछे पीछे और वो आगे आगे लंदन में पकड़ाई नहीं देते थे उनको। फिर ये वही जरदारी साहब हैं जिनका खाना नवाज शरीफ ने कैंसिल कर दिया था जब उन्होंने देखा कि जो उस वक्त की फ़ौजी क़यादत है उनसे नाराज़ है। तो ये तो चलता ही रहता है। और ये वही जरदारी साहब हैं जिन्होंने हाल ही में शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो आप अभी आ गए ना, वो एक्सेप्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया और एक दूसरे ने, इन दोनों ने सपोर्ट नहीं किया। फिर ये वही जरदारी साहब हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में PMLN की हुकूमत तोड़ने के लिए भरपूर साथ दिया इस साल के अवाइल में। वो लोग जो कि वहाँ इस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, सनाउल्लाह ज़हरी की गवर्नमेंट। फिर इन्होंने PTI से भी तालमेल का मुजाहरा किया सेनेट के इलेक्शंस और सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के मुकाबले पर। लेकिन जो आज की बदी हकीकत है वो यही है कि खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना प्लेग ऑन बोथ हाउसेस, यानी चाहे वो NO या वो PPP हो, उनके लिए दोनों पे ही उन्होंने 2 अरब भेज दिए हुए। और वो अभी भी आप देख रहे थे, वो कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि ये जो अलायंस बनने जा रहा है ये ऑल पाकिस्तान करप्ट एसोसिएशन का अलायंस है। एक बात लेकिन जो शेख रशीद ने कही है, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ डिप्रेस्ड हैं। लेकिन आज एक और जो बात काबिल गौर थी कि मेरे ख्याल से नवाज शरीफ जब से वो रिहा हुए, उनकी बेगम साहबा का इंतकाल हुआ, वो मॉर्निंग में उन्होंने कुछ सियासी बयान नहीं दिया। आज शायद वो रेयर ओकेजन था जब उन्होंने खुल के बात की, कौन सा है हो, कैसा NRO, आप जरूरत है तो बताएं कि ये किसने NRO दिया। और फिर उन्होंने जो खामोशी की वजह अपनी ये भी बयान की कि वो पाबंद सलासल थे जब उनकी बेगम साहबा इंतकाल हुआ, तो वो जो उनको कल्क है उसकी वजह से वो अभी भी डिप्रेशन का शिकार हैं, जो शेख रशीद ने फरमाया। लेकिन शेख रशीद का ख्याल है कि डिप्रेशन का शिकार है क्योंकि उनको हालात आगे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। उनका जो पर्सनल गम है वो कहते हैं मैं उसकी वजह से अभी तक एक किस्म का डिप्रेशन का शिकार हूँ। तो आपको जरदारी साहब की ऑफ़र का जो कि बजरिया मौलाना फजलुर रहमान हुई है, उसका नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुस्बत जवाब तो नहीं मिला, लेकिन ये तासुर जो देने की कोशिश की गई है अलायंस का, शहबाज शरीफ साहब के साथ सुलह का या उनके साथ किसी हम आहंगी का, वो जो इकट्ठे दाखिल होकर वो तासुर देने की कोशिश की है, वो कामयाबी से मिला है तासुर? देखें, तासुर तो ये भी है और दूसरा ये है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन को दीवार पर लगाया जा रहा है। अब आज जो शहबाज शरीफ साहब को जो उन्होंने खुद कहा, मुझे नहीं पता सही है नहीं, ले तो लाल से काम लिया गया उनको इस्लामाबाद लाने पे। हाँ, वो ये कहते हैं कि मजबूरन मैंने इसरार किया तो लाया गया। इसरार कर लाया गया। नंबर 2 ये कि वो कहते हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। नंबर 3 कि वो उनके फैमिली से नहीं मिलने, अहल खाना से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो आप बताइए कि ये कौन से NRO की तलाश हो रही है शेख रशीद के मुताबिक कि जिसके तहत अरसा हयात तंग है शरीफ बरादरान पे। उधर से जरदारी साहब ने भी कहा कि इधर पकड़ रहे हैं, असल टारगेट मैं हूँ। हाँ, मेरे दोस्तों को तो ये इनको कोई और शराय कार नहीं। लेकिन इस वक्त दूसरी जो हकीकत है वो ये भी है कि मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ फील करते हैं कि यार अभी इनमें आत्म में एतमाद बहाल नहीं हुआ कि जरदारी साहब हमें इस्तेमाल करके
अपना मामला फिट करा लें। जैसे मियाँ नवाज शरीफ ने खुद किया कि जब 2014 में वो मुश्किल में थे तो जरदारी साहब ने हमायत दिया, फिर रात गई बात गई। नहीं, ये बात तो नवाज शरीफ साहब के या शहबाज साहब के जहन में होगी ना कि अब चूंकि नवाज शरीफ मुश्किल में पड़े हैं तो हमारी राह देख रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक और वजह जो मैं बयान करना चाहूँगा, दोनों नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने कहा कि APC में ना मैं जाऊँगा, शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर है कि पाबंद सलासल, और जरदारी साहब ने कहा कि मैं भी नहीं जाऊँगा। तो एक और बात जो है, लेकिन इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान है उनको तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है ना। 5 साल तक उनको इक़्तिदार के, जहाँ वो 12-13 साल से इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे, ऑपोजिशन का जो एक सहरा है जिसमें कोई पानी भी नहीं मिलता माल बनाने का, वो अपने आप को बड़ा तनहा महसूस कर रहे हैं। और वो बड़ी जल्दी में हुकूमत को गिराया जाए। हुकूमत को आया हुआ अभी 2-2.5 महीने हुए, 2.25 महीने हुए चले ये कह लें। लेकिन एक और चीज़ पर गौर करें कि अगरचे इस पर बहुत सेर हासिल बहस हो सकती है कि इस हुकूमत ने 2-2.25 महीने में क्या खट्टा, लेकिन हुकूमत का किला बड़ा मजबूत है खान साहब का। मैं आपको बताता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको फारिग करना चाहती है? फौजी की आदत के साथ उनका मिसाली तालमेल है खान साहब, वो उनको फारिग करना चाहती है। क्या नैब उनको फारिग करना चाहती है? ठीक है ना जी। क्या खान साहब खुद अपने आप को फारिग करना चाहते हैं? तो मकसद है कि इस वक्त खान साहब को हिलाना इतना आसान नहीं। ये और बात है कि हालात इतने दिगरगुं हों कि लोग सड़कों पर निकल आए, और जनाब ये कोई पाकिस्तान में तो पता नहीं ना होता, जिस तरह मॉडल टाउन का सानिया हो गया था, उस तरह की कुछ चीज़ हो जाए तो अलग बात है। लेकिन मुझे कोई इसके बावजूद कि महंगाई का एक तूफान जो है 300% तो नहीं है जो कहते हैं फजल रहमान साहब ने, लेकिन मैं देख रहा था कि मुर्गी और अंडे की कीमतें मसलन 3 दफ़ा बढ़ चुकी हैं महीने 1.5 महीने में। तो ये चीज़ें जा रही हैं इस तरफ, लेकिन अभी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। अगर खान साहब को कुछ और पैसे भी मिल जाते हैं, IMF का पैकेज भी, मेरी IMF की जो कंट्री हेड है वो मुझे लेने आई थी दफ्तर, तरीसा उनका नाम है, स्पेनिश खातून है, वो उनकी जो गुफ्तगू मेरी हुई उससे लगा के सारा कुछ तय है पाकिस्तान और IMF के दरमियान। फिर देखें ना, एक और बात भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो वो नैब में फंसे हुए, मियाँ नवाज शरीफ ज़मानत पे रहे हैं। अब अगर वो ऐसी सूरत हाल होती है तो स्क्रू जो है वो और टाइट किए जा सकते हैं हुकूमत पे। अब जिस तरह आप जस्टिस फायज़ ईसा के आपने रिमार्क्स देखे ना अदीबिया पेपर के, खासे सख्त है। और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब, वो भी मुद्दत और आज इन्होंने भी नैब पे खासी सख्त किस्म की चढ़ाई की है। आप फैसले में गलती क्या थी जो आप इसको दोबारा खोलना चाहते हैं? जो हमने फैसला दिया हुआ है, आप उसकी अपील में किस बुनियाद पर आ रहे हैं? उस पर तो खैर हम बात उस पर बाद में बात करेंगे, बाद में तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ नईमुल हक साहब मौजूद हैं। नईमुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नईमुल हक साहब, ये बताइए, जो ये APC जो है ये किस बेसिस पे बनाया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ? तो APC बनाने वालों से पूछें। मैं समझता हूँ कि इनके खदशात अब इतने ज़्यादा शदीद हो गए हैं कि कानून की गिरफ्त जो बड़ी पार्टी हैं उनके लीडरान के गिर्द और ज़्यादा तंग होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस बात का ऐलान किया है कि जिन लोगों ने मुल्क की दौलत लूटी और इक़्तिदार पर को अपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, हम उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब हुकूमत में आने के बाद 2 महीने हो गए हैं, हमारी तो आंखें खुल गई हैं। हर इदारे में, हर जगह ऐसी लूट मार मची हुई है कि हमें थोड़ा बहुत अंदाजा था मगर इतना नहीं था। मिसाल के तौर पर ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा निजामी साहब कि आप उस रिपोर्ट को टेलीविजन के एक प्रोग्राम का मौजू बनाइए। उसने कहा है कि जी सिंध हुकूमत ने 600 अरब के बजट में पिछले साल 300 अरब रुपए खा गए, क्या कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
उसने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की हमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिया, कोई रसीद नहीं, और आप रिपोर्ट पढ़े, हजार सफ़े की रिपोर्ट। नईमुल हक साहब, लेकिन ये एक बेचैनी जो कौम में है वो इस बात पर है, बहुत सारी चूंकि माजी में लोगों के पास मिसालें मौजूद हैं कि जी केस चलता है, इल्ज़ामात लगते हैं, शोर शराबा होता है और एंड में निकलता कुछ भी नहीं है, और कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कोई माल रिकवर नहीं होता, कोई पैसे वापस नहीं आते। मैं सिर्फ इसमें यह इजाफा करूंगा जी कि जी ये इस वक्त अपोजिशन ये कह रही है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया जा रहा है, कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है विक्टिमाइज करने के लिए, ये एहतसाब नहीं बल्कि ये इंतकाम है। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आपको याद होगा कि खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि अगर मैं नैब का सरबराह होता तो 50 लोग इस वक्त गिरफ्तार हो चुके होते। हम समझते हैं कि देखिए, नैब, ये बात वाज़ेह है और हो जानी चाहिए कि नैब हमारे हुकूमत के अंडर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मैं समझता हूं कि हमारा जो इस वक्त इंसाफ और कानून का निज़ाम है, इसमें इतनी कमजोरियां और खराबियां हैं कि इंसाफ की ताखीर इस हद तक हो जाती है कि मैं समझता हूं कि एक बुनियादी जो मकसद होता है इंसाफ का, वो ही पास हो जाता है। मिसाल के तौर पर नैब के कवानीन में है कि हर केस जो है वो 30 दिन में उसका फैसला हो जाएगा। अब नवाज शरीफ साहब का केस, पहले उसको 6 महीने दिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में, और अब अभी तक ये मसाइल चल रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो हैं, ये तो 30 साल से केस लड़ रहे हैं, 30 साल से इन पर करप्शन के हवाले से। वो ये तो कहते हैं कि आज तक कुछ साबित नहीं हो सका, तो अब आप क्या कर लेंगे? हम पहले कभी घबराए नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नईम साहब, बहुत शुक्रिया। मैं वैसे आईजी साहब के हवाले से भी कहा था नईमुल हक साहब, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे जो गेस्ट हैं आज वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 1 2 3 बहुत शुक्रिया जी। दस्तगीर साहब, ये आज ऑपोजिशन का जो वाइकआउट था, ये किस संबंध में था? आफ्टर शहबाज शरीफ साहब को पेश तो कर दिया उन्होंने जी। वो हमने एक अलामती बॉयकॉट किया था कि शहबाज साहब को 4 बजे नैब की जिम्मेदारी थी कि वो पेश करते कौमी असम्बली में और पार्लियामान में लेकर आते, लेकिन एक अजीब सा बहाना बनाया कि जी वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई लाहौर से, और फिर जो उन्होंने इसरार किया तो फिर उन्हें बज़रिया सड़क जो है वो लेकर आया, जिसमें ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से पूरा इजलास भी डिले हुआ। तो वो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए था कि जो नैब की जिम्मेदारी है, बाकी तो कानून की अमलदारी जो नैब की है उस पर हम देख ही रहे हैं कि 3 रिमांड लेने के बावजूद वो एक सबूत का टुकड़ा भी नहीं ला सके किसी के सामने। तो कम अज़ कम इसी मामले में अगर वो अमलदारी कर दें कि भाई जो हुक्म उन्हें स्पीकर ने दिया है प्रोडक्शन का, उसके ऊपर अमल दरामद करके इस बात को यकीनी बनाएं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामान का जो वक्त दिया गया है 4 बजे, उस दिन उस वक्त वो हाजिर हों और पार्लियामान में मौजूद हों। तो दस्तगीर साहब, आपके ख्याल से ये दानिस्ता तौर पे ये किया गया कि शहबाज शरीफ की खातर उन्होंने पूरी फ्लाइट कैंसिल कर दी और सारे मुसाफिरों को तकलीफ का सामना करना पड़ा? जी वो देखिए ना जी, देखिए एक तो बात ये है कि जो उन्होंने कोशिश की शहबाज साहब को ये कहने की कि जी वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और हम कल चले जाएंगे, और शहबाज साहब के इसरार पर वो बाय रोड आए हैं, वरना उनकी कोशिश यही थी कि किस तरह आज का दिन भी गुजर जाए और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामान के इजलास में शिरकत ना कर सकें। मैं इस पर क्या असर नहीं करना चाहता कि जी जहाज़ ख़राब हो गया या क्या हुआ या क्यों कैंसिल हुआ, लेकिन ज़रूर नैब की तरफ से कोशिश जो यही है कि ये अब जो तीसरा रिमांड आज अदालत ने उन्हें दे दिया है, बग़ैर इसके कि अभी तक जो 26 दिन से वो पाबंद सलासल हैं, किसी किस्म की कोई एविडेंस, कोई नई बात वो साबित नहीं कर सके, आगाज तक नहीं कर सके कि कोई चार्जशीट लिखना भी शुरू कर सके। वो कहते हैं यही जो एक बिला जवाज गिरफ्तारी है, ये इसी तरह एक बिला जवाज डिले की कोशिश की। हाँ, वो दस्तगीर साहब उन्होंने बहाना ये लगाया कि या जवाब ये पेश किया कि जहाज़ की अदम दस्तयाबी की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि PIA के आपको पता है हालात तो काफ़ी ख़राब ही है ना। फिर मियाँ नवाज शरीफ ने आज पहली दफ़ा बात की है, मेरे ख्याल से ये जब से वो अपने हालत गम में आज पहली दफ़ा उन्होंने कुछ सियासी बातों पे बात की है। उन्होंने खासा अपने भाई की आज साइड ली। कहते जी उनको पहले बुलाया गया, साफ पानी में पकड़ लिया आशियाना में, वहाँ से कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद उन्होंने आमदन और ज़राए में तो हवत का केस बना दिया। तो ये आपका भी नैरेटिव यही है, जरदारी साहब का भी नैरेटिव आज यही है कि जी ये जो सारा कुछ नैब कर रही है
या ये FIA कर रही है या ये बाकी इदारे कर रहे हैं, इसका मकसद ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है या इंतकामी कार्रवाइयाँ अपोजिशन को दीवार से लगाना है। लेकिन इसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं वो दोनों फजल रहमान साहब की दावत पे APC में खुद नहीं जा रहे, इसकी क्या वजह है? ये सबसे पहले तो ये है कि आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं पार्लियामान में लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के साथ था। उन्होंने कहा कि जब पिछले जुमेरात को प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए स्पीकर कौमी असम्बली, तो उनको बाकायदा नैब ने अगले दिन कंफर्म किया कि जी हमारी जहाज़ की सीटें कंफर्म हैं। उससे अगले दिन उन्होंने कहा जी दोबारा कंफर्म किया कि जहाज़ की सीटें कंफर्म हैं, और उसके बावजूद फिर आज जो है ये फ़्लाइट कैंसिल होने का ड्रामा हुआ। दूसरी बात यह है कि आज पार्लियामान में लॉबी में मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की, जो अपोजिशन की लॉबी है पार्लियामान में। तो ये वक्त के साथ इकट्ठे होंगे। मुल्क के अंदर जो हालात बने हैं खारजा पॉलिसी पर भी, मौशी पॉलिसी पर भी, कि जो एक कंसोलिडेशन हमने देखी थी पिछली हुकूमत के दौर में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन भी, फॉरेन पॉलिसी की कंसोलिडेशन भी, जो हमने मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबियां दो हासिल की तवानाई के बहरान और दहशतगर्दी से निपटने के बारे में, वो इस हुकूमत की नाअहली की वजह से वो जो कंसोलिडेशन थी वो अब डिसिपेट होती जा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि ना ही मुआशी मामलात को ये संभाल पा रहे हैं, ना ही खारजा पॉलिसी के मामलात को संभाल पा रहे हैं, और अपने ही अल्फाज के खंजर से अपने गले उनके अब कट रहे हैं जो उन्होंने बातें की हुई थी। अच्छा। लेकिन जाहिर है अभी चूंकि हुकूमत को सिर्फ 72 दिन हुए हैं, कुछ वक्त लगेगा इस मामले को, अपोजिशन को भी इकट्ठा तो हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत के खिलाफ अगर कोई रास्त इक़दाम करना है उसमें अभी कुछ वक्त है। ठीक है, चलें एक मुख्तसर ब्रेक, खुरम से प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ खुरम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। खुरम साहब, बड़े खुशगवार से मनाजिर कुछ देर पहले हमने पार्लियामेंट में देखे, जब जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इकट्ठे पार्लियामान में दाखिल हुए, और वो भी कुछ इस अच्छे अंदाज में कि जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को रास्ता दिखा रहे थे कि नहीं जनाब पहले आप आइए, आप यानी इज़्ज़त अफजाई कर रहे थे उनकी। तो इन विजुअल से क्या हम ये समझें कि वो बहुत शदीद नौइयत के जो इख्तलाफात है जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, वो कुछ कम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, या उस पर कोई बातचीत हुई है? जी, इख्तलाफात कभी भी शदीद नौइयत के नहीं थे। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वक्ती तौर पर जब वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था उन्होंने अपनी एक फ़र्क सफ़ बंदी की थी, लेकिन अब चूँकि वाज़े हो गया है कि नैब अब इंतकाम इस हुकूमत के लिए इंतकाम लेने के एक चाबी वाला खिलौना बन चुका है, और इसके ऊपर जो है हमारी भी कोताहियाँ हैं, पीपल्स पार्टी की भी पहले और फिर मुस्लिम लीग नून की, कि जब अल्लाह ताला ने पार्लियामान में अक्सरियत दी थी तो इस कानून को बेहतर क्यों नहीं किया गया या इसको ख़त्म करके एक नया कानून क्यों नहीं लाया गया। लेकिन उसके बावजूद इतना इसका बेदरेग इस्तेमाल, मैं फिर कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब पे अभी तक कोई चार्जशीट, कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है, लेकिन वो 26 दिन से बग़ैर किसी वजह के कैद हैं। मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट में केस चला नवंबर से लेकर जुलाई तक, और फिर जो करप्शन जिसके ऊपर ये कहा गया था या मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत थे वो कुछ भी सामने नहीं आया, और उनको एक अकामे पर सजा दी गई, और ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि एक स्क्रीन शॉट है जो तस्दीक शुदा भी नहीं है। और फिर आपने देखा कि जो नैब अदालत में केस हुआ उन्होंने भी जो है नवाज शरीफ को करप्शन के इल्ज़ाम पे बरी किया, ही वॉज एक्विटेड फ्रॉम दैट चार्ज। तो ये सारे जो चार्जेस हैं, अब ये सारे मामलात सबके सामने हैं, और ये ठोकरें खाकर ही यूं लगता है कि हम सब सीखते हैं। तो आज जो हमने देखा है कि एक सीन के दोनों आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इकट्ठे वहाँ से आए, तो गालिबन जो हैं वो माइंड्स अब बेहतर फोकस होंगे
कि इस मुल्क में जब इन जो एहतसाब का इदारा है वो इंतकाम का चाबी का खिलौना बन जाए तो फिर इसके लिए भी कोई चाराजोई और यकजहती अपोजिशन में लानी पड़ेगी कि कम से कम हुकूमत जो है उसके इमायदीन ये बड़कें लगाना बंद कर दें। मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज़ में सुना कि जी हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वज़ीर आज़म बार बार क्यों ये कहते हैं कि जी मैं सबको पकड़ लूंगा और मैं किसी को नहीं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि 50 शायद पाकिस्तान की आवाम से गलती हो गई जी, हमसे शायद हमसे गलती हो गई या पाकिस्तान की आवाम से गलती हो गई। इन्हें वज़ीर आज़म की बजाय चेयरमैन नैब बनाना चाहिए था। अच्छा ये बताइए दस्तगीर साहब, ये आज मियां नवाज शरीफ ने भी बड़ी भरपूर तरीके कौन सा NRO, किसने मांगा NRO, जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं। ये बार बार हुकूमती वालों से खान साहब ने खुद भी कहा कि NRO इस दफ़ा नहीं मिलेगा। ये क्या किस्सा है? कोई अगर NRO तो कोई मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब किसी माफ़ी इतलाफ़ी की तलाश में है शेख रशीद साहब के मुताबिक? जी बिल्कुल भी नहीं। और यही तो एक कुदरत का संगीन मजाक है कि जो जेल में रहे हैं, मियां नवाज शरीफ भी रहे हैं और अब शहबाज शरीफ साहब भी पाबंद सलासिल हैं, वो तो हिम्मत और जुर्रत से सामने भी आते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन जो अब चोर दरवाजे से हुकूमतों में पहुंचे हैं सेलेक्ट होके, वो सरासीमगी का शिकार हैं और वो बार बार उन्हें यादा करना पड़ रहा है कि हम NRO नहीं देंगे। तो कौन सा NRO? और इस हुकूमत से NRO की कठपुतलियों से कौन NRO लेगा? ये परसों APC होने वाली है, आप बताइए कि इस पे आप लोगों की शिरकत होगी और अगर होगी तो किस लेवल पे होगी? जी हमारे बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, चेयरमैन साहब राज़ ज़फ़र हक साहब भी हैं, तो मोस्ट लाइकली चेयरमैन राज़ ज़फ़र हक और कुछ हमारे जो सीनियर सेनेटर्स और मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो शिरकत करेंगे। और मेन एजेंडा तो निज़ामी साहब ये होगा कि इस मुल्क में जो मुआशी पॉलिसी की बद इंतज़ामी के नतीजे में एक महंगाई का तूफ़ान एक तो आया है, लेकिन अब हमें समझ आ रही है और आवाम को भी समझ आ रही है कि जिस सुनामी की बात इमरान खान साहब करते थे, वो सुनामी असल में महंगाई का सुनामी है साहब, ये जो उठना शुरू हो गया। तो उसको रोकने के लिए ये बुलाई किसने है? ये मेजबान इसका कोई और नहीं है सर? एजेंडा आप दे रहे हैं। अभी तक हम तो ये समझ रहे थे कि जिन्होंने बुलाई है उनका एजेंडा तो कुछ और है, क्योंकि उन्होंने ऐलान ये किया था कि हुकूमत अब चल नहीं सकती, करारदाद। आप मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब का भी यही मौक़िफ़? जी नहीं, एजेंडा तो जाहिर है मेजबान का एजेंडा है, लेकिन जो अवाम की तकलीफ है, जब तक अवामी नुमाइंदे और मुंतखब नुमाइंदे अवाम की तकलीफ का इजहार नहीं करेंगे, वो तो सियासत जो है उसको अवाम की तकलीफ से अलहदा नहीं किया जा सकता और ना ही हम कभी करेंगे। तो लिहाजा अवाम की तकलीफ का जिक्र करना पड़ेगा, महंगाई का जिक्र करना पड़ेगा, खारजा पॉलिसी में जो एक इंतहाई, हम फिर मैं कहूँगा कि इनएप्टीट्यूड हमें नज़र आ रहा है बार बार, उसका जिक्र करना पड़ेगा। ये सारे मामलात जो हैं वो उठेंगे और जो मौलाना साहब का एजेंडा है कि हुकूमत चल नहीं सकती, उस पर भी बात होगी और अवामी तकलीफों की भी बात होगी और उसके अजाले का भी डिस्कशन होगी। उसके जो एजेंडा है ये तो देखे ना, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मंजूरी से ये जो को मंजूर होगा तो वो शिरकत करेंगे ना। लेकिन ये तो बात वाज़ेह हो गई है आपके मियां नवाज शरीफ शिरकत नहीं करेंगे इसमें। जी नहीं, वो शिरकत नहीं करेंगे। वो जो है इंशाअल्लाह पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो शिरकत करेगी। ये खुर्रम दस्तगीर साहब, एक और APC के हवाले से भी था कि मोहतरमा मरियम जो यानी पहले इलेक्शन से पहले वो मियां नवाज शरीफ से भी ज़्यादा हार्ड लाइनर और प्रोएक्टिव थी, अब यकदम वो बिल्कुल ही सीन से गायब हो गई, उनके ट्वीट्स भी गायब हो गए। उनको क्यों नहीं APC में भेजते आप? जी ये फैसला तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब नहीं करना है। फिलहाल फैसला यही है कि सीनियर लीडरशिप जाएगी और मोहतरमा मरियम नवाज ने अपनी एक ख़ास हिम्मत से और जो स्पीकिंग ट्रूथ्स टू पावर के ज़रिए जो है अपना एक मकाम पैदा किया है और एक वक्त जल्द आएगा जब वो दोबारा से एक्टिव होंगी पाकिस्तान की सियासत में और अपनी बात करेंगी और उनका जो एक ख़ास नुक्ता नज़र है
उसका दोबारा से अदा करेंगे। दस्तगीर साहब, ये हुकूमत का मंत्रा ये है कि आप ख़जाना बिल्कुल खाली कर गए, आपने पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ तले दबा दिया, मुल्क की इकॉनमी जो है वो मेल्ट डाउन तक पहुंच गई, रिजर्व्स ख़त्म हो गए, आप तबाह करके मुल्क को चले गए। और अब हम वो पहले तो कहते हैं ना हम खुदकुशी कर लेंगे, अब उनको सऊदी अरेबिया से भी कुछ पैसे लेके पाकिस्तान को ये बचाना पड़ा, और अब चाइना जा रहे हैं, फिर IMF से भी पैकेज मिल रहा है। तो आप तो क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी उनके इकोनॉमिक मैनेजर्स में एक लिहाज से शरीक रहे हैं, ये इतना बेतदबीरी से आपने हुकूमत को चलाया कि आपके जाते ही बिल्कुल ठुस हो गया सारा मामला। नहीं निजाम साहब, मेरी तो आप जैसे जो माशाल्लाह बड़े सोबर और सीरियस लोग हैं, हमारी तो उम्मीद उनसे कि आप अवाम को हकायक बताएंगे। 5-6 बातें जो हैं अगर आप मुझे इजाज़त दें। पहली बात सबसे तो ये है कि जब हमें हुकूमत मिली 2013 में, तो पाकिस्तान की मईशत के रास्ते में 2 सबसे बड़ी रुकावटें थी। एक बदतरीन लोड शेडिंग, तवानाई का ना होना, और दूसरा बदतरीन खूनी दहशतगर्दी। ये दोनों इश्यूज जो हैं वो हम सॉल्व करके गए हैं, और इस तरह अल्लाह के करम से इनका हल किया है कि आज इनकी आवाज़ ही कहीं नहीं आती कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही। एक तो वो 2 मसले हल कर दिए। दूसरा स्ट्रेट नंबर्स की बात है, और स्टेट बैंक ने आपको पता है 2 हफ्ते पहले अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर दी है, जो कि मुसद्दका फिगर्स है कि पाकिस्तान में की मईशत पिछले साल 15 साल में सबसे ज़्यादा GDP ग्रोथ रेट था 5.8%। जिस दिन हमारी हुकूमत ख़त्म हुई उस दिन पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व 16 अरब 42 करोड़ डॉलर थे। एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले साल में 3.8% रही, जो कि हमने जो किसान पैकेज दिया था जिसमें खाद सस्ती हुई थी, आज फिर महंगी हो गई और किसान को मिल नहीं रही, उसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई। उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान में 12,000 मेगावाट बिजली भी लगी। उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान में एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। इकोनॉमी वाइज भी जो लोएस्ट इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तारीख में 4 साल की जो एवरेज है वो हमने 4% से भी कम जो है महंगाई रही इन 4 सालों में। तो हमने तो बड़े अच्छी हालत में ये मुल्क जो है निगरान हुकूमत के हवाले किया था। एक जरूर इशू आया जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस इशू को हमने रिजॉल्व करना शुरू कर दिया था कि 15 महीनों से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुस्तकिल बढ़ रही हैं। पिछले साल भी अभी जो नंबर्स वेरीफाई हुए 13% US डॉलर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो ग्रो की थी। सिर्फ एक इनके सामने क्राइसिस था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, और इसे भी उन्होंने अपनी नाअहली और मैं ये कहूंगा कि गलत गुफ्तगू के जरिए एक्सेसरबेट करके पाकिस्तान के रुपए को भी नुकसान पहुंचाया, स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुंचाया, पूरी दुनिया का और जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस शेक किया। एक इशू भी इनसे सॉल्व नहीं हुआ। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा था, सॉल्व करेंगे शायद आखिरी हो ये कि वो कहते हैं कि आपने ये इन द प्रोसेस पाकिस्तान को 3 गुना ज़्यादा मखरूज कर दिया, इसका क्या जवाब देंगे? जी देखिए, ये भी मैं बिल्कुल गलत बात है। देखिए ना निजामी साहब, 12,000 मेगावाट की जो हमने एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाई है पूरे 66 सालों में, इस हमसे पहले 17,000 मेगावाट लगे, हमने 12,000 मेगावाट ऑपरेशनल किए। क्या वो मुफ्त लगने थे? नीलम जेलम कंप्लीट हुआ, मुफ्त नहीं लगा। तरबेला 4 कंप्लीट हुआ, मुफ्त नहीं हुआ। खिची कैनाल प्रोजेक्ट 25 साल से चल रहा था, हमने मुकम्मल किया। लवारी टनल 30 साल से चल रही थी, मुकम्मल की। हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान के कंप्लीट किए। 1700 किलोमीटर की मोटरवे बनाई, बलोचिस्तान में 1000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनाई। ये मुफ्त तो नहीं होना था, हमने कर्जे लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने वो पाकिस्तान की आने वाली प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इन्वेस्ट किया। अगर गवादर बन रहा है, नई जो है वो रेलवे लाइनें बिछ रही हैं, ऑप्टिक फाइबर की लाइनें बिछ रही हैं, पूरे मुल्क में जो है वो सड़कें अब तैयार अल्लाह के करम से बहुत सारी हो गई हैं इन चंद महीनों में। तो ये तो पाकिस्तान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। यही मकसद, कर्जे लेने का मकसद यही होता है कि आप पाकिस्तान की कैपेसिटी को बढ़ाएं, और वो हमने बढ़ाया है। सिर्फ यही बात मैं कहूंगा कि आज ये अजीब बात है कि 5 साल पहले जो पूरा मुल्क डूबने की हालत में था कि जी बिजली में हम बिजली नहीं है और दहशतगर्दी में हजारों पाकिस्तानियों की जाने जा रही हैं, आज उसका किसी 24 घंटों में मेंशन भी नहीं होता। तो मसले तो हम हल करके गए हैं,
असल तो है कि इनसे मैनेज नहीं हो रहा, और चूंकि इनकी अपनी नाअहली है, ये तमाम इल्जाम हमारे सर पर थोपना। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आप असम्बली के इजलास से आए और आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के। एक ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तसर सा, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, वो जो इसराइली तैयारे का मामला है उस पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले एक और अहम है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इसका लिया था, और फिर जो मुअत्तली का या तबादले का इनफैक्ट ऑर्डर है वो उसको मुअत्तल भी कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने। तो ये वज़ीर आज़म के ज़ुबानी हुक्म पर सुप्रीम IG साहब का तबादला, और फिर उस पर जैसे कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कि तो अपनी बिल्कुल इंटेंशंस वाजे कर दिए इस गवर्नमेंट ने कि कैसे ब्यूरोक्रेसी को चलाना है। ये पहले और दूसरे और तीसरे मरहले में तीसरा वाक़या है तकरीबन। तीसरा वाक़या है, देखें, और ख़ास तौर पे पुलिस के साथ। हाँ, IG पंजाब साहब का पहले हो चुका हुआ। हाँ, इससे पहले वो पाकपतन वाला मामला वाला जी, क्या कौन वो DPO वाला मामला था जी, और अब ये जी। और ये अजीब तावील पेश की गई है कि जी मैं 22 घंटे तक फ़ोन करता रहा IG को जी, और मेरा फ़ोन नहीं लिया। हाँ, और मैं एक साहिल की हैसियत से कॉल कर रहा था, और साहिल सवादी साहब कहते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपको थानों कचहरियों का मामला है या कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो सीधा आप IG को फ़ोन करते हैं? नहीं, वो ये कहते हैं कि मैंने पहले SHO को किया, SP को किया, DSP को ये किया। SHO SP लेवल की चीज़ होती है ना। अब वो IG साहब को मेरा ख्याल है उनका फ़ोन अवॉइड नहीं करना चाहिए था, ले लेना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो मिनिस्टर है, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज़म स्वाति पुराने बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनको यकीनन उनको एंटरटेन करना चाहिए था। ये तो एक अपनी जगह पे, लेकिन जिस अंदाज से IG साहब को फारिग किया गया, जान मोहम्मद साहब को, और फिर अदालत ने उसका आज खुद नोटिस लिया और उन्होंने बुलाया सेक्रेटरी खारजा को, जो कहने लगे मैं सेक्रेटरी दाखिला को रहा था, वो किसी मीटिंग में, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, फिर उन्होंने, लेकिन बाद बरम भी हुआ कि आप लेट आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी आप, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। तो ये सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया है तबादला, मेरा मतलब है कि ये कोई हम किसी ये नहीं है। उन हुकूमतों में तो तवक्कुत ही जाती जिन पर इल्ज़ाम लगता है कि इनका अंदाज ही शख्सी या मुगलाई है। खान साहब तो एक रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। उनको चाहिए था कि थ्रू प्रॉपर चैनल इस मामले की इंक्वायरी करते, और मैं आज़म स्वाति साहब की फरमाइश पे IG का तबादला, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी बहाली, ये बहुत सुबकी है हुकूमत की। इससे पहले सुबकी हुई जब वो एडी ख्वाजा वाली चीज़ कहानी हो गई है, तो उन्होंने कहा ना कि एडी ख्वाजा का फैसला आपके सामने कि आप ऐसे नहीं कर सकते। यही हाल IG पंजाब के मामले में हुआ। लेकिन वैसे निज़ामी साहब, हम हैरान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो वाज़ेह तौर पर ये कह दिया था कि भाई जो फ़ोन नहीं लेगा, जो बात नहीं सुनेगा, वो घर जाएगा। तो वो तो फिर वो जो उन्होंने कहा वो कर रहे हैं। बात यह है कि वो जो भी कहें, पाकिस्तान में अगर कानून की हुक्मरानी है और कोई शख्सी आमरीत नहीं है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जो दौर है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, हासिल बिजंजो साहब ने भी कहा कि ये सॉफ्ट मार्शल लॉ, मैं एग्री नहीं करता इससे, कतई एग्री नहीं करता। लेकिन जब इस किस्म की बातें हो रही हों तो खान साहब को अपने इंस्टिंक्ट से काम नहीं करना चाहिए, उनको रूल ऑफ लॉ के मुताबिक काम करना चाहिए। अब जिस तरह आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और केस में जो बनी गाला को रेगुलराइज करने का, जो खान साहब ने खुद किया था, अब भाई आप कहते हैं कि जी ये सारा रेगुलराइज होना चाहिए, तो सबसे पहले आप खुद जाकर जुर्माना अदा करें, उसको रेगुलराइज करें बनी गाला को, और अब उन्होंने उनको कह दिया कि आप खुद पेश हों। तो ये कोई हुक्मरानी के कोई अंदाज को अच्छे नहीं है। ये उसमें उन्हें हर मामले में अपनी लीगल टीम से पूछ लेना चाहिए कि इसका तरीकाकार क्या है, इसमें कानून क्या कहता है, उसके मुताबिक वो प्रोसीड करना चाहिए। और लीगल टीम से पूछते नहीं है ना, वो अपना वो नईमुल हक साहब से पूछ लेते हैं। नईमुल हक से पूछते हैं, नईमुल हक साहब ने तो फिर यही मशवरे देने हैं, कॉर्निश बजा लेते हैं। हाँ, मतलब अगर आप नईमुल हक साहब से पूछेंगे तो वो तो फिर दूसरे वो कह देते हैं फवाद चौधरी साहब को कि कुछ हिला दो,
जो वो हिला देते हैं। एक फवाद चौधरी साहब उधर पंजाब में हमारे फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, तो वो एक फयाजुल हसन चौहान साहब ने वैसे हमजा शहबाज को काउंटर करके रखा हुआ है, टक्कर दी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है इसको थोड़ा सा उसमें उनका यही है अब तक नैरेटिव कि जी टेक नो प्रिजनर्स, जीरो टॉलरेंस, सही, ये चलेगा नहीं ज़्यादा देर। ठीक है, चलें आखिर में निज़ामी साहब एक और स्टोरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने की नैब की जो अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया है, और जस्टिस काजी फाइज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि कोई नज़ीर पेश करने से पहले आप ये बताएं कि फ़ैसले में गलती क्या थी। आप पहले गलती बताएं और उसके बाद फिर आप जो है ना वो इस पर नज़रसानी की अपील करें। तो ये फ़ैसला हो गया मुस्तरद, तो हुदैबिया पेपर मिल्स का फिर मामला चैप्टर हो गया क्लोज़? जी यकीनन, अब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे अगर क्लोज हो गया तो आप कैसे खोल सकते हैं उसको। और इसमें मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो रिमार्क्स दिए, जो इस बेंच के हेड थे गालबन फाइज साहब, आई एम नॉट श्योर, इस बेंच में थे ना, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस मुशीर आलम सरबराही कर रहे थे, ये उनके मेंबर थे, ये मेंबर रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि नैब किसी और की जंग लड़ रहा है। अब ये एक बड़ा ही सीरियस चार्ज है, ये ऑपोजिशन की जानब से लगाया जाए तो ठीक है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है वो ये चार्ज लगाए, तो नैब के चेयरमैन को ज़रा गौर करना चाहिए कि ये नैब कहीं एक कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बन गई जिसका काम ही लोगों को प्रोसिक्यूट करना है। इसमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने फिर उसने जो नैब के प्रोसिक्यूटर ने अजीब बात की, ये परवेज़ मुशर्रफ का नाम हज़फ कर दें। भैया मामू जान लगते हैं परवेज़ मुशर्रफ के, उसका क्या तल्लक है? उन्होंने पूछा भी कि आप तो वकील नहीं है परवेज़ मुशर्रफ के। तो मकसद है कि ये क्योंकि बाक़ियात मुशर्रफ है और इसमें बहुत सारे रिटायर्ड फौजी हज़रात भी हैं, वो सोच जो है वो उसी किस्म की है। सही है। आखिर में मुझे निज़ामी साहब जाते जाते दोबारा बता दें कि वो जो APC होने जा रही है बग़ैर नवाज शरीफ साहब के या PMLN की लीडरशिप के कोई इम्पैक्ट डालेगी? PMLN तो आपको तो अभी उन्होंने खुद बता दिया, PMLN तो कह रही है हमें महंगाई पर उस पर इकोनॉमिक रिफॉर्म से बात करने के लिए जा रहे हैं। इसके बड़े महदूद है, दे डोंट वांट टू अपसेट द एप्पल कार्ट, और करने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको बड़ी तफसील से आपके सवाल का जवाब दे चुका। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं होता इस APC का तो फिर तो मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान की APC बुलाने की कोशिशें ही बेकार जाएंगी। है इसका इम्पैक्ट ये जो आपने अभी खुद मेंशन किया, पहले आप ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।